बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुअज़्ज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने अपने लेक्चर नंबर 32 में आपका चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करना है। और चैप्टर नंबर 11 के सिलसिले में हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से लेकर तो लास्ट आर्टिकल यानी एंट्रोपी तक की डिस्कशन करनी है। सो आइए अपना काम शुरू करते हैं। इससे पहले कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम डिस्कस करें, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ हमें ग्रेजुअली लेके जाएंगी। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस। नाम से ही जाहिर है, हर ऐसा प्रोसेस जो कुछ स्टेप्स के बाद अपने आप को रिट्रेस कर ले, अपने आप को रिफ्रेश करके दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जहां पे वो उन स्टेप्स से पहले स्टार्ट हुआ था, तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। लेकिन आपको पता है कि साइंस में नॉर्मली डेफिनेशन को सामने रखते हुए, चूंकि तमाम बातों को हमने सामने रखना होता है, तमाम लॉज को हमने सामने रखना होता है, इसलिए लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बात वही है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखी हुई है? अ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स which brings the system back to its initial state is called a cycle। और जो प्रोसेस ये साइकिल करवा रहा होगा, that process is called cyclic और रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ ऐसे वाकयात कि जिनके होने के बाद सिस्टम दोबारा अपनी इनिशियल हालत पे वापस आ जाए, वो वाकयात मिल के क्या कहलाते हैं? एक साइकिल कहलाते हैं। और इस साइकिल को परफॉर्म या अंडरगो या गवर्न करने वाला प्रोसेस साइक्लिक या रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। इसकी मिसालें आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, लिक्विफिकेशन और इवेपोरेशन। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है तो जाहिर सी बात है कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसको रिट्रेस या रिवर्ट ना किया जा सके, या प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। मसलन एक्सप्लोजन, किसी भी प्रोसेस के दौरान कोई धमाका हो जाए, बॉम्ब का ब्लास्ट हो या केमिकल एक्सप्लोजन हो जाए, तो आपको पता है कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता। और एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग फ्रिक्शन और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी एक दफा अगर हीट की शक्ल में जाया हो जाए तो उसको फिर रिट्रेस करना 100% यानी 100% रिट्रेस करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा प्रोसेस जो अपने आप को रिपीट कर रहा हो वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। और ऐसा प्रोसेस जो अपने आप को रिपीट ना कर रहा हो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। यहीं से हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज हीट इंजन। A heat engine is basically a device which converts heat energy into mechanical energy। अब आप यहां से देख सकते हैं कि ये एमसीक्यू बन गया कि हीट इंजन किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करता है। तो हीट इंजन हीट एनर्जी को किस में चेंज करता है? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। हीट इंजन दो टेम्परेचर रेजर्वायर्स के दरमियान, दो टेम्परेचर के जखीरों के दरमियान काम कर रहा होता है। ऊपर वाला कहलाता है HTR यानी हाई टेम्परेचर रेजर्वायर, या जिसको मुख्तसरन सोर्स भी कहा जाता है। और इसका टेम्परेचर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? T1 से। और नीचे वाला कहलाता है लो टेम्परेचर रेजर्वायर LTR, और इसको मुख्तसरन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सिंक से। और इसका टेम्परेचर क्या कहलाता है? T2। और रूल ये है कि सोर्स का टेम्परेचर यानी T1 सिंक के टेम्परेचर यानी T2 से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि हीट हमेशा किससे किसकी तरफ फ्लो करती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो हीट का हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करना ही हीट इंजन की वर्किंग का बायस बन रहा है। कैसे? आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम है या ये हीट इंजन है जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर यानी सोर्स से क्या हासिल कर रहा है? हीट एनर्जी हासिल कर रहा है Q1। उसके कुछ हिस्से को किस में कन्वर्ट कर रहा है? यूजफुल वर्क में। और बाकी हीट एनर्जी सिंक में क्या हो रही है? जाया हो रही है। मैं इसकी मिसाल देता हूं। बाहर जो सड़क पे गाड़ियां या जो बाइक्स चलती हैं, उन गाड़ियों के अंदर लगा हुआ जो पेट्रोल इंजन है या जो डीजल इंजन है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हीट इंजन। इंजन के अंदर जलता हुआ फ्यूल कैसे बिहेव करता है? लाइक अ सोर्स।
और इंजन के बाहर का एटमॉस्फेयर यानी हमारे शहर का एटमॉस्फेयर वो कैसे बिहेव करता है, लाइक अ सिंक। याद रखिएगा, सर्दियां हो या गर्मियां हो, सोर्स का टेम्परेचर यानी इंजन के अंदर जलते हुए फ्यूल का टेम्परेचर हमेशा सिंक यानी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से क्या होगा, ज्यादा होगा। नतीजा, हीट सोर्स से सिंक की तरफ फ्लो करती है। आप उस फ्लो करती हुई हीट एनर्जी के कुछ हिस्से को किस में कन्वर्ट करते हैं, वर्क में कन्वर्ट करते हैं, जिससे आपकी व्हीकल, आपकी गाड़ी, आपकी बाइक चलती है। और बाकी हीट एनर्जी धुएं और आवाज की शक्ल में, मैं Q2 की बात कर रहा हूं, हमारे एटमॉस्फेयर में जाया हो जाती है। तो इस तरह से हीट इंजन सोर्स और सिंक के दरमियान काम कर रहा होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हीट इंजन सोर्स और सिंक के दरमियान काम कर रहा होता है। ये सोर्स से कुछ हीट एनर्जी Q1 लेता है, उसका कुछ हिस्से को वर्क यानी W में कन्वर्ट करता है और बाकी हीट एनर्जी Q2 यानी सिंक में जाया कर देता है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी Q1 किसके बराबर होगा, W प्लस Q2। यानी फिर वही बात, Q1 हीट एनर्जी ली गई, उसका कुछ हिस्से को किस में कन्वर्ट किया गया, वर्क में, और बाकी हीट एनर्जी सिंक में क्या होगी, जाया होगी। तो यहां से अगर मैं W की वैल्यू निकालूं तो W किसके बराबर होगा, Q1 माइनस Q2। यानी कितना वर्क होगा, जितना हासिल होने वाली और जाया होने वाली हीट एनर्जीज में डिफरेंस होगा। जस्ट लाइक एनी अदर मशीन, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट, और परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, आउटपुट ओवर इनपुट इनटू 100। हीट इंजन के लिए आउटपुट क्या है, वर्क। हीट इंजन के लिए इनपुट क्या है, Q1। और यहां पे अगर मैं वर्क की जगह क्या रिप्लेस कर दूं, Q1 माइनस Q2, तो यहां से आप देख सकते हैं ये एफिशिएंसीज के क्या आ गए, एक्सप्रेशंस आ गए, एफिशिएंसी के फॉर्मूला आ गए। परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल्स 1 माइनस Q2 ओवर Q1 इंटू 100 या 1 माइनस T2 ओवर T1 इंटू 100। Q2 क्या है, सिंक को जाया होने वाली हीट एनर्जी। Q1 क्या है, सोर्स से हासिल की हुई हीट एनर्जी। T2 क्या है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर यानी सिंक का टेम्परेचर। और T1 क्या है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर यानी सोर्स का टेम्परेचर। और यहीं से हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स निकलता है। इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है लॉर्ड कैल्विन की, कि जिसके मुताबिक T2 या Q2 कभी भी जीरो नहीं हो सकते। क्या मतलब, वी कैन नॉट डेवलप एन आइडियल हीट इंजन। अब सवाल पैदा होता है, आइडियल हीट इंजन क्या होगा, ऐसा हीट इंजन जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, ऐसा हीट इंजन कि जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, वो क्या कहलाएगा, आइडियल हीट इंजन कहलाएगा। अब एफिशिएंसी 100% करने के लिए, एफिशिएंसी 100% करने के लिए आपको Q2 या T2 को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कैल्विन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी वी कैन नॉट डेवलप एन आइडियल हीट इंजन, यानी हम ऐसा कोई हीट इंजन डेवलप नहीं कर सकते कि जिसकी एफिशिएंसी 100% हो यानी 100% हो। या इसी बात को करने का दूसरा तरीका और यानी क्या है, वी कैन नॉट कन्वर्ट ऑल ऑफ हीट इनटू यूजफुल वर्क। हम सारे के सारे Q1 को W में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वही बात है कि Q2 कभी जीरो नहीं हो सकता। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक और स्टेटमेंट है जो क्लॉसियस ने पेश की थी। क्लॉसियस के मुताबिक हीट नेचुरली जब भी फ्लो करेगी तो किससे किसकी तरफ फ्लो करेगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो करे तो ये खुद ब खुद नहीं होने वाला। ये उसी वक्त होगा जब आप सिस्टम पे काम करें, जब आप सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करें। ये क्लॉसियस की स्टेटमेंट है ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसके मुताबिक वी कैन नॉट फ्लो हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिंग ऑफ एनर्जी। हम कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट तक हीट फ्लो नहीं करवा सकते बगैर सिस्टम पे वर्क किए। तो अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि अगर हम सिस्टम पे वर्क करें तो क्या पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। और इसकी मिसाल क्या है? रेफ्रिजरेटर। अब एमसीक्यू का रिजल्ट सुन लें। अ रेफ्रिजरेटर इज अ रिवर्स डिवाइस ऑफ अ हीट इंजन, यानी रेफ्रिजरेटर इज अ रिवर्स मशीन ऑफ हीट इंजन। कैसे रिवर्स मशीन है? सुनिएगा। हीट इंजन क्या करता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करवा के आपको वर्क देता है, जबकि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि आपको वर्क
करना पड़ता है हीट को लो से हाई की तरफ फ्लो करवाने के लिए। यानी हीट इंजन में हीट हाई से लो की तरफ फ्लो करती है और रेफ्रिजरेटर में हीट लो से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। और हीट इंजन हमें वर्क देता है, जबकि रेफ्रिजरेटर में हमें वर्क सिस्टम पर करना पड़ता है। मैंने यहां पे इसकी ब्लॉक डायग्राम या सिंबॉलिक डायग्राम भी बना दिया। आप देख सकते हैं कि सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, जिससे हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ आपको फ्लो करती दिखाई दे रही है। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, प्लीज कहीं पे लास्ट में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ। ये रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं कि इवन फॉर्मूला भी आपको हीट इंजन की एफिशिएंसी के फॉर्मूला से रिवर्स दिखाई दे रहा है। अब जबकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने यह बात और ये बड़ी टफ हकीकत हमारे सामने रोशन कर दी, एनलाइटेंड कर दी कि कोई भी हीट इंजन कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, कोई भी हीट इंजन कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। तो एक सवाल तो जाहिर सी बात है कि लोगों के ज़हन में आया होगा कि चले 100% ना सही नहीं होता, कोई मसला नहीं है, मैक्सिमम कितना, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है। तो इसका आंसर 1840 में एक रशियन साइंटिस्ट था सेर्गेई कार्नोट, उसने दिया था। और उसके मुताबिक अगर कोई हीट इंजन रिवर्सिबल प्रोसेस पे काम कर रहा हो, अगर कोई हीट इंजन साइक्लिक प्रोसेस पे काम कर रहा हो, अगर कोई हीट इंजन परपेचुअल हो कि जो कुछ स्टेप्स के बाद अपनी हालत रिफ्रेश कर रहा हो, रीगेन कर रहा हो, तो उसकी एफिशिएंसी ऑर्डिनरी हीट इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा होने के चांसेस ही नहीं, इनफैक्ट होगी। कार्नोट ने एक साइकिल इंट्रोड्यूस करवाया था जो 4 स्टेप्स पे काम करता है, और ऐसा साइकिल जो कार्नोट के इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर रहा होगा वो ऑफ कोर्स क्या कहलाएगा, कार्नोट साइकिल कहलाएगा। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें सिस्टम क्या करता है, आइसोथर्मली एक्सपेंड करता है। मतलब प्रेशर में कमी, वॉल्यूम में इजाफा, और टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर पहले T1 था तो अब भी क्या होगा, T1 ही होगा। लेकिन ये याद रखिएगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए कुछ हीट Q1 की शक्ल में सिस्टम में एंटर हो जाती है, और पहला प्रोसेस हमारा, पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया। दूसरा स्टेप एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है ना कोई हीट आ सकती है ना कोई हीट जा सकती है, लिहाजा इस स्टेप के दौरान प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, और टेम्परेचर T1 से कम होके T2 हो जाएगा। तीसरा स्टेप है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन का मतलब क्या है कि हीट सिस्टम में आ भी सकती है, जा भी सकती है, बस शर्त क्या है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में प्रेशर ज्यादा हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, और कुछ हीट सिस्टम से बाहर निकल रही है, जिसकी वजह से सिस्टम का टेम्परेचर T2 से चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट रह रहा है। और कार्नोट साइकिल का लास्ट स्टेप है, जिसके बाद साइकिल अपने आप को रिपीट करता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अगेन कोई हीट ना आ सकती है, कोई हीट ना जा सकती है, टेम्परेचर T2 से बढ़ के दोबारा क्या हो जाता है, T1, जहां से साइकिल स्टार्ट हुआ था। रिमेंबर, प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम कम हो जाता है, और एडियाबैटिक कंप्रेशन के बाद साइकिल दोबारा कहां से स्टार्ट हो जाता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन से स्टार्ट हो जाता है। रिमेंबर, ये जो आपको कार्नोट साइकिल मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया, अपनी रूटीन की क्लासेस में भी पढ़ा होगा, और जिसका पीवी ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि जिस ग्राफ में ये पोर्शन, पहला पोर्शन ये वाला आपको किसको शो कर रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन को, ये फर्स्ट आपका स्टेप है, ये दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन को आपका सेकंड स्टेप है, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन को ये आपका थर्ड स्टेप है, और ये आपका चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन को आपका चौथा स्टेप है। रिमेंबर, कार्नोट साइकिल में सिस्टम जहां से चलता है वहीं पे वापस आ रहा है, T1 से चल के T1 पे भी वापस आया। इसका क्या मतलब होगा कि पूरे कार्नोट साइकिल के लिए चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा, पूरे कार्नोट साइकिल के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगी। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गई तो आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा कि जिसके मुताबिक डेल्टा Q इक्वल्स W प्लस डेल्टा U। अब डेल्टा U क्या हो चुका है, 0, तो ये क्या बनेगा, W इक्वल्स डेल्टा Q।
और डेल्टा क्यू ऑफ कोर्स क्या लिखा जा सकता है, Q1 माइनस Q2। तो आप देख सकते हैं कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसीज के आपके सामने फॉर्मूला आ गए, 1 माइनस Q2 ओवर Q1 और आगे 1 माइनस T2 ओवर T1। और अगर ये परसेंटेज एफिशिएंसीज हैं तो जाहिर सी बात है 100 से क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ऐसा इंजन जो कार्नोट साइकिल पे काम कर रहा हो वो क्या कहलाता है, कार्नोट इंजन कहलाता है। और यहीं पे कार्नोट ने अपना एक थ्योरम भी पेश किया था जिसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है कि कोई भी हीट इंजन कार्नोट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता, और इसकी वजह मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कार्नोट इंजन एक परपेचुअल इंजन है जो रिवर्सिबल प्रोसेस पे काम कर रहा होता है। और कार्नोट थ्योरम का दूसरा हिस्सा या दूसरी शक्ल क्या है कि अगर आपके पास मुख्तलिफ कार्नोट इंजन हैं और उनके सोर्स और सिंक के टेम्परेचर्स क्या है, सेम है, तो सबकी एफिशिएंसीज क्या होंगी, सेम होंगी। यानी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसीज वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसीज सोर्स और सिंक के टेम्परेचर्स पे डिपेंड कर रही होती हैं, या मुझे ये कहना चाहिए सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंड कर रही होती हैं। लेकिन यहां पे सारी बात याद रखनी है कि इवन कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी भी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को 100% करने के लिए आपको फिर Q2 और T2 क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। और अभी हम काफी तफसीली तौर पे देखा है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक इवन कार्नोट इंजन भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि Q2 और T2 कभी जीरो नहीं हो सकते। नेक्स्ट बात हम लोगों ने देखनी है वो है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। आपके जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर स्केल्स हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सारे किस पे डिपेंड करते हैं, वर्किंग सब्सटेंस आपने कौन सी ली हुई है। मसलन आपने क्या पढ़ा होगा कि सेल्सियस के लिए कितनी डिग्रीज होती हैं, 100, जिसमें इनिशियल रेफरेंस क्या लिया जाता है, 0 सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और फाइनल रेफरेंस क्या लिया जाता है, 100 सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसी तरह यही वैल्यूज केल्विन के लिए क्या है, 273 एंड 373। यही वैल्यूज फ़ारेनहाइट के लिए क्या है, 32 एंड 212। तो आप क्या कहते हैं कि सेल्सियस में कितनी डिवीजन है, 100, फ़ारेनहाइट में कितनी डिवीजन है, 180, और केल्विन में कितनी डिवीजन है, 100। लेकिन ये सारी की सारी डिवीजन, ये सारी की सारी सिमेट्री पानी को सामने रखते हुए, अगर आपका वर्किंग सब्सटेंस चेंज हो जाए और पानी के अलावा कोई और हो जाए, अल्कोहल हो जाए, हनी हो जाए, सो एंड सो, तो फिर डिवीजन्स डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसका मतलब आपके जितने भी स्केल्स हैं जिनके मैंने नाम लिए, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पे। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल ऐसा टेम्परेचर स्केल होता है जो वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। और ये कहां से आया, ये कार्नोट इंजन या हीट इंजन की एफिशिएंसी के फॉर्मूला से आया। मसलन एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू 100। दूसरी एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100। अगर मैं इनको आपस में कंपेयर करूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, T1 ओवर T2 इक्वल्स Q1 ओवर Q2। नाउ Q1 क्या है, किसी हाई टेम्परेचर पे सिस्टम की अब्सॉर्ब की हुई हीट एनर्जी, और Q2 क्या है, किसी लो टेम्परेचर पे सिस्टम की रिलीज की हुई हीट एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि Q1 और Q2 की इंडिविजुअल वैल्यूज डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट हो सकती हैं। मसलन आपको पता है लोहा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको किससे कंपेयर करें, लकड़ी से यानी वुड से, तो इतनी जल्दी वो ना गर्म होती है ना इतनी जल्दी वो ठंडी होती है। लिहाजा Q1 और Q2 की इंडिविजुअल वैल्यूज किसके लिए ज्यादा होंगी, आयरन के लिए, लोहे के लिए, एज कंपेयर टू वुड। लेकिन जब मैं Q1 और Q2 की क्या निकालूंगा, रेशियो निकालूंगा, तो रेशियो का आंसर दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यही इस फॉर्मूला या थर्मोडायनामिक स्केल की खसूसियत है कि वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्किंग सब्सटेंस की अब्सॉर्ब की हुई और लॉस की हुई हीट एनर्जीज की रेशियो पे। और ये रेशियो किसी एक टेम्परेचर पे तमाम सब्सटेंसेस के लिए क्या रहती है, सेम रहती है। सो ऐसा टेम्परेचर स्केल जो वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड ना करे वो क्या कहलाता है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल कहलाता है। लेकिन चूंकि स्केल है और हर स्केल के लिए हमें जीरो लाजमन चाहिए होता है, तो यहां पे भी हमें कोई रेफरेंस पॉइंट लाजमन लेना पड़ेगा। और यहां पे जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या लिया जाता है,
ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर विच इज 273.16 केल्विन, दैट इज क्लोज टू 0 सेल्सियस। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये वो टेम्परेचर होता है कि जिसपे पानी अपनी तीनों हालतों में, यानी लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, तीनों हालतों में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा होता है। लिहाजा यहां से ये फॉर्मूला चेंज होकर ये बन गया। अगर मैं T2 की जगह क्या लिख लूं 273.16, अगर मैं Q2 की जगह क्या लिख लूं Q3, और अगर मैं Q1 की जगह क्या लिख लूं Q, और T1 की जगह क्या आ जाए T, तो ये फॉर्मूला कोई डिफरेंट नहीं है। मैंने जानबूझ के ये भी लिख दिया ताकि आपको पता चले ये फॉर्मूला कहां से आया, और मैंने जानबूझ के ये भी लिख दिया क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। जबकि Q3 क्या है, हीट चेंज कॉरिस्पॉन्डिंग टू 273.16, और Q क्या है, हीट चेंज कॉरिस्पॉन्डिंग टू अननोन टेम्परेचर, कि जो आप इस स्केल की मदद से मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बुक में उसने कार्नोट इंजन के फौरन बाद दो इंजन एज एन एग्जांपल डिस्कस किए हुए हैं। एक है पेट्रोल इंजन और एक क्या है, डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन जैसा कि यहां पे लिखा भी हुआ है 4 स्ट्रोक होता है। इसमें सबसे पहली स्ट्रोक क्या होती है, इनटेक स्ट्रोक, जिसकी कंप्लीशन के बाद फ्यूल और एयर का मिक्सचर इंजन के अंदर आ जाता है। दूसरी स्ट्रोक क्या होती है, कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसमें फ्यूल पे लगने वाले प्रेशर और फ्यूल के टेम्परेचर में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तीसरी स्ट्रोक क्या कहलाती है, पावर या एक्सप्लोसिव स्ट्रोक, या इसको बाज लोग डिस्चार्ज स्ट्रोक का भी नाम देते हैं, कि जिसमें एक स्पार्क प्लग की मदद से हाईली कंप्रेस्ड फ्यूल को एक इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से या एक इलेक्ट्रिक करंट की मदद से आग लगाई जाती है और फ्यूल बकायदा इंजन के अंदर बर्न करना शुरू कर देता है। और चौथी और आखिरी स्ट्रोक क्या कहलाती है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो सिस्टम है वो उसमें पिस्टन बाहर की तरफ ऐसे मूव करता है कि अंदर जो रेजिडुअल हीट एनर्जी, मतलब जो धुआं वगैरह बन गया है, वो एग्जॉस्ट के थ्रू सिस्टम से कहां चले जाए, बाहर चले जाएगा। आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये वही 4 स्टेप्स हैं जिन पे कार्नोट इंजन काम करता दिखाई दे रहा है। मसलन फर्स्ट क्या है, इनटेक स्ट्रोक, दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सेकंड क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक, दैट इज एडियाबैक्टिक कंप्रेशन। थर्ड क्या है, पावर या डिस्चार्ज स्ट्रोक, दैट इज एडियाबैक्टिक एक्सपेंशन। और फोर्थ क्या है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। आप देख सकते हैं तरतीब थोड़ी सी क्या होगी, मुख्तलिफ होगी, लेकिन चारों स्ट्रोक्स वही हैं जो कार्नोट ने प्रिडिक्ट की थी या कार्नोट ने प्रपोज की थी। पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, एमसीक्यू के बड़ा अहम रिजल्ट बन जाता है, 25 to 30% होती है। दूसरी एग्जांपल जो उसने डिस्कस की हुई है वो है डीजल इंजन की, जो 2 स्ट्रोक होता है। डीजल इंजन में फ्यूल को आग लगाने के लिए आपको किसी एडिशनल स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती। अब ये भी एमसीक्यू का रिजल्ट बन गया कि डीजल इंजन डज नॉट कंटेन एनी स्पार्क प्लग, लिखा भी हुआ नो स्पार्क प्लग। और डीजल इंजन की एफिशिएंसी तकरीबन 35 to 40% होती है। लास्ट टॉपिक जिसके बाद हम एमसीक्यूज की तरफ आएंगे वो है एंट्रोपी, हाँ, या हम जिसको एंट्रोपी भी कह देते हैं, असल प्रोनाउंसिएशन एंट्रोपी है, लेकिन जाहिर सी बात है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, बेतरतीबी क्या कहलाती है, एंट्रोपी कहलाती है या एंट्रोपी कहलाती है। मेजर और डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अगर एस क्या है एंट्रोपी, तो डेल्टा एस क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी। और चेंज इन एंट्रोपी किसके बराबर होगी, डेल्टा क्यू ओवर टी के, जिसमें डेल्टा क्यू क्या है, या तो सिस्टम में आने वाली हीट या सिस्टम से निकलने वाली हीट, और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्लस माइनस साइन क्या शो कर रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हीट सिस्टम में एंटर हो रही होगी, ये एमसीक्यूज के रिजल्ट्स, अगर हीट सिस्टम में एंटर हो रही होगी तो एंट्रोपी में इजाफा हो रहा होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। और अगर हीट सिस्टम से निकल रही होगी तो एंट्रोपी में कमी हो रही होगी और डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल से आपके साथ डिस्कस किया हुआ है जो कि एमसीक्यूज के रिजल्ट से भरा हुआ है। जरा ध्यान से देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी के लेवल पे हॉट बॉडी नॉर्मली हीट क्या करती है, रिजेक्ट करती है। और इसका मतलब अगर हॉट ऑब्जेक्ट हीट को क्या कर रहा है, निकाल रहा है, तो इसकी एंट्रोपी में क्या होगी, कमी होगी, और उसकी चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, नेगेटिव, जिसका फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया, माइनस क्यू बाय T1। ऑन द सिमिलर बेसिस कोल्ड बॉडी या कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, तो इसकी एंट्रोपी में इजाफा होगा और इसकी एंट्रोपी की चेंज क्या होगी, पॉजिटिव,
और इसकी एंट्रोपी की चेंज का फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया। अब हॉट बॉडी का मतलब क्या है, जस्ट इमेजिन सोर्स या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, और कोल्ड बॉडी का मतलब क्या है, सिंक या लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो अगर मैं इस रिजल्ट को कलेक्टिवली किस पे अप्लाई कर दूं, एक सिस्टम पे या एक इंजन पे, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा कि एक इंजन के लिए टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, दोनों सोर्स और सिंक की चेंज इन एंट्रोपी का सम। अब जरा ध्यान से देखें, डेल्टा एस वैसे का वैसा, डेल्टा एस 2 की जगह क्या आ गया, Q/T2, डेल्टा एस 1 की जगह क्या आ गया, Q/T1। और क्योंकि आपको पता है कि T1 हमेशा T2 से ज्यादा होता है, लिहाजा ये वाला फैक्टर छोटा होगा, ये वाला फैक्टर बड़ा होगा। इसका मतलब हीट इंजन के लिए एंट्रोपी में हमेशा इजाफा होता है, यानी हीट इंजन के लिए चेंज इन एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कुछ बातें जो एंट्रोपी में एज एन एमसीक्यू और एज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपसे लाजिम पूछी जा सकती हैं कि यूनिवर्स के लिए चेंज इन एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यानी यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी में हमेशा क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। एडियाबैक्टिक प्रोसेस के लिए चूंकि ना कोई हीट आ सकती है ना कोई हीट जा सकती है, लिहाजा चेंज इन एंट्रोपी का आंसर क्या होगा, 0। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चूंकि सिस्टम अपने आप को क्या कर लेता है, रिफ्रेश कर लेता है, रिपीट कर लेता है, तो अगेन चेंज इन एंट्रोपी का आंसर क्या होगा, 0। और चेंज इन एंट्रोपी का आंसर 0 होने का क्या मतलब है, एंट्रोपी रिमेंस कांस्टेंट। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगेन एंट्रोपी में हमेशा क्या होता है, इजाफा, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव। अगर सोर्स और सिंक के टेम्परेचर क्या हो जाए सेम, और उसकी वजह से सोर्स और सिंक के दरमियान ऑब्वियसली हीट भी फ्लो करना क्या कर दे, बंद कर दे। रिमेंबर ये इफ है, यानी अगर ये हो जाए तो ये उसका कॉन्सिक्वेंस है, यानी अगर सोर्स और सिंक के टेम्परेचर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हीट फ्लो करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। एंट्रोपी अपनी किस वैल्यू पे पहुंच जाएगी, मैक्सिमम पे। चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिस इज फेमसली नोन एज हीट डेथ। व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। आज की बात को वाइंड अप हम कुछ एमसीक्यूज के साथ करेंगे जो मैंने पहले से यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं। सो सबसे पहले एमसीक्यू देखिएगा, ड्यूरिंग कार्नोट साइकिल हीट इज गिवन टू द सिस्टम, इट्स टेम्परेचर मस्ट। अब आपको पता है कि कार्नोट साइकिल में 4 स्टेप्स होते हैं, 4 में से 2 स्टेप्स एडियाबैक्टिक होते हैं और 2 स्टेप्स आइसोथर्मल होते हैं। एडियाबैक्टिक प्रोसेस में ना कोई हीट आ सकती है ना कोई हीट जा सकती है, जबकि एमसीक्यू में वो क्या कह रहा है, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। इसका मतलब ये ऐसा स्टेप है कि जिसमें हीट सिस्टम में आ रही है, इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस ही होगा। और अगर आपको याद हो तो पहला स्टेप कौन सा होता था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें हीट सिस्टम में एंटर हुआ करती थी। यानी अब हमने पूरा एनालिसिस करने के बाद क्या अंदाजा लगाया कि ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, कि जिसमें सिस्टम में हीट एंटर हो रही है। लेकिन चूंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, लिहाजा टेम्परेचर चेंज हरगिज नहीं होगा। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, चार्ली रिमेन्स सेम। ये एक एमसीक्यू नहीं, ये टेक्निकली स्पीकिंग 2 एमसीक्यू बन सकते हैं। यानी पहला एमसीक्यू तो यही हो गया ना कि अगर कार्नोट साइकिल में हीट सिस्टम में आ रही है तो टेम्परेचर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। दूसरा एमसीक्यू इसमें से क्या बन सकता है कि अगर कार्नोट साइकिल में हीट एंटर हो रही हो तो कौन सा स्टेप है, तो देन द स्टेप विल बी द फर्स्ट वन, दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगला एमसीक्यू देखिएगा, मिलता जुलता है। ड्यूरिंग कार्नोट साइकिल heat is taken out of the system, its temperature must। अब है वही बात कि कार्नोट साइकिल में 4 स्टेप्स होते हैं, 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबैक्टिक। एडियाबैक्टिक प्रोसेस में तो ना हीट आ सकती है ना जा सकती है। इसका मतलब ये एडियाबैक्टिक प्रोसेस तो होगा ही नहीं। इसका मतलब या तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा या आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, अगर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, चार्ली, यानी रिमेन्स कांस्टेंट या सेम। अब यहां से एक एमसीक्यू ये हो गया। दूसरा एमसीक्यू क्या है, चूंकि हीट सिस्टम से निकल रही है, टेकन आउट ऑफ द सिस्टम लिखा हुआ है,
इसका मतलब ये तीसरा स्टेप होगा। अगर आपको याद हो तो तीसरा स्टेप कौन सा होता था, आइसोथर्मल कंप्रेशन का। सो फर्स्ट एमसीक्यू और सेकंड एमसीक्यू इन दोनों का आंसर सेम है, रिमेन्स सेम, लेकिन फर्स्ट एमसीक्यू कॉरेस्पॉन्ड्स टू आइसोथर्मल एक्सपेंशन whereas the second MCQ corresponds to isothermal compression. Next MCQ देखिएगा, during Carnot's cycle no heat is given or taken from the system is temperature. अब मेरे ख्याल से आपको इसका आंसर पहले से आता है। अगर कोई हीट आ नहीं रही और कोई हीट जा नहीं रही और कार्नोट साइकिल की बात कर रहा है तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, एडियाबैक्टिक। या तो एडियाबैक्टिक एक्सपेंशन होगी या एडियाबैक्टिक कंप्रेशन होगी। और एडियाबैक्टिक एक्सपेंशन या एडियाबैक्टिक कंप्रेशन दोनों में ना हीट आ सकती है ना हीट जा सकती है, बट टेम्परेचर चेंज हो जाता है। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा मे राइजेस और फॉल्स। याद रखिएगा, अगर एडियाबैक्टिक एक्सपेंशन हो रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फॉल कर जाएगा, और अगर एडियाबैक्टिक कंप्रेशन हो रही है तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा, यानी इंक्रीज कर जाएगा। तो तीनों एमसीक्यूज का एक दफा फिर गो थ्रू लें। फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर रिमेन सेम, फर्स्ट एमसीक्यू आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। सेकंड एमसीक्यू का आंसर रिमेन सेम और सेकंड एमसीक्यू आइसोथर्मल कंप्रेशन का। और थर्ड एमसीक्यू का आंसर डेल्टा मे राइजेस और फॉल्स। और थर्ड एमसीक्यू आपका एडियाबैक्टिक एक्सपेंशन या एडियाबैक्टिक कंप्रेशन का है। अगर एडियाबैक्टिक कंप्रेशन है तो टेम्परेचर क्या होगा, राइज, और अगर एडियाबैक्टिक एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर क्या होगा, फॉल। तो टेक्निकली स्पीकिंग मैंने इस 3 एमसीक्यू से कुछ 6-7 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया हुआ एमसीक्यू है। विच कार्नोट इंजन विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी, इनमें से किस कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, एन इंजन वर्किंग बिटवीन, और ऑप्शंस आपके सामने हैं। यानी आपके पास 3 कार्नोट्स इंजन है। अब यहां पे सवाल ही पैदा होता है उनका मटेरियल सेम है या डिफरेंट है, तो ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी उसके वर्किंग सब्सटेंसेस के मटेरियल या नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही होती। चलें फिर बात शुरू करते हैं। आपके पास 3 कार्नोट इंजन है। एक कार्नोट इंजन काम कर रहा है 20 के एंड 40 के दरमियान, दूसरा कार्नोट इंजन काम कर रहा है 40 के एंड 60 के दरमियान, तीसरा कार्नोट इंजन काम कर रहा है 60 के एंड 80 के दरमियान। बताएं किसी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी या सबकी एफिशिएंसी सेम होगी। इसमें 2 बातों का याद रखिएगा। पहली बात, इन तमाम ऑप्शंस में लो टेम्परेचर सिंक्स के हैं यानी T2s हैं, और हाई टेम्परेचर सोर्स के हैं यानी T1s हैं। यानी पहले ऑप्शन में 20 केल्विन क्या है, T2, और 40 केल्विन क्या है, T1। इसी तरह दूसरे ऑप्शन में 40 केल्विन क्या है, T2, और 60 केल्विन क्या है, T1। इसी तरह तीसरे ऑप्शन में 60 केल्विन क्या है, T2, एंड 80 केल्विन क्या है, T1। ये पहली बात आपने याद रखनी थी। दूसरी बात आपने, और ज्यादा अहम बात जो इस एमसीक्यू को सॉल्व करेगी, वो ये याद रखनी है कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी सोर्स और सिंक्स के टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के दरमियान रेशो पे डिपेंड करती है। आप इस सवाल को जुबानी भी कर सकते हैं। कैसे? मसलन अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन का एनालिसिस करूं, पहले जुबानी फिर लिख के कर देंगे। T2 by T1 20 by 40 is 1 by 2 is 0.5, और जब वो 1 में से माइनस होगा तो क्या बनेगा, 0.5, which is equal to 50%। नहीं समझ आया, इधर देखें, ऑप्शन ए का एनालिसिस करें। 1 माइनस T2 by T1 यानी 20 over 40, और 20 over 40 is 1 by 2, 1 by 2 is 0.5, और 1 minus 0.5 का मतलब क्या होगा, 0.5, और 0.5 का मतलब 50%। अगर मैं 100 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, ये अल्फा की एफिशिएंसी है, ये अल्फा में काम करने वाले हीट इंजन की एफिशिएंसी है। नाउ बीटा को चेक करें, फिर वही फॉर्मूला 1 माइनस T2 by T1 यानी 1 माइनस 40 by 60। नाउ 40 by 60 is 2 by 3, 4 by 6, 2 by 3, 2 by 3 is 0.66, और जब 0.66 1 में से माइनस होगा तो क्या बनेगा, 0.34, दैट इज 34%।
आगे जाने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन चलें, हम चूंकि सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, इसलिए देखिएगा चार्ली क्या है, अगेन ईटा इक्वल्स 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस 60 बाई 80। नाउ 60 बाई 80 क्या है, 3/4। व्हाट इज 3/4? 3/4 0.75, और जब 1 माइनस 0.75 होगा तो क्या बनेगा, 0.25, जिसका मतलब क्या है 25%। सो सबसे पहले ऑप्शन में आपको एफिशिएंसी क्या दिखाई दे रही है, 50%। दूसरे ऑप्शन में आपको एफिशिएंसी क्या दिखाई दे रही है, 34%। तीसरे ऑप्शन में आपको एफिशिएंसी क्या दिखाई दे रही है, 25%। यानी अगर सोर्स और सिंक के टेम्परेचर्स एक ही रेशो से बढ़ना शुरू हो जाए तो एफिशिएंसी एक्चुअली कम होना शुरू हो जाती है। यहां से मैं काफी ज्यादा बहस कर चुका हूं, आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, अ टरबाइन इन अ स्टीम पावर प्लांट टेक्स heat from a boiler at 427 Celsius and exhaust into the atmosphere at 77 Celsius. The efficiency is. अच्छा, बॉयलर और एटमॉस्फेयर के वर्ड ना भी यूज हुए हो तो याद रखिएगा कि हाई टेम्परेचर हमेशा T1 होता है, लो टेम्परेचर हमेशा T2 होता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज एफिशिएंसी का, ऑफ कोर्स 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100। अब इसमें एक और बात आपने जरा, जिसके लिए मैं ये बेसिकली एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, याद रखनी है कि तमाम लॉज, थर्मोडायनामिक्स के तमाम लॉज केल्विन के लिए डिफाइन होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि T2 आपके पास कितना है, 77, तो एक्चुअली T2 क्या होगा, 77 प्लस 273। इसी तरह T1 कितना है आपके पास, 427, तो T1 बेसिकली क्या होगा, 427 प्लस 273, एंड दैट इज, ध्यान से देखें, 77 प्लस 273 इज 350, 427 प्लस 273 इज 700। और यहां से अब आप ये सवाल जुबानी भी कर सकते हैं, 350 by 700 is 1/2, that is 0.5, 1 minus 0.5 is 0.5, and 0.5 into 100 is 50%। यानी आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा 50%। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, ट्रिपल एक्ट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, अ गैस अब्सॉर्ब्स हीट ऑफ 100 जूल and rejects heat of 50 joule at temperature T, then T is. Now, अभी हमने थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल पढ़ा और उसमें हमने फॉर्मूला देखा था, अगर आपको याद हो, T2 बाय T1 इक्वल्स Q2 बाय Q1, या T1 बाय T2 इक्वल्स Q1 बाय Q2। रेशियो है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जैसे मर्जी लिख लें। T2 वो टेम्परेचर जिसका जिक्र एमसीक्यू में बाद में है, कितना, T फाइंड करना था। T1 वो टेम्परेचर जिसका जिक्र एमसीक्यू में पहले, अब बच्चा कहता है एमसीक्यू में तो पहले किसी भी टेम्परेचर का जिक्र नहीं है। थोड़ा सा गौर से देखें तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये वो पहला टेम्परेचर है जो इस एमसीक्यू में गिवन है, और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर तकरीबन कितना होता है, 273, 273.16, उसको हम तकरीबन कितना लिख सकते हैं, 273। आगे Q2 वो हीट एनर्जी जिसका जिक्र एमसीक्यू में बाद में है, यानी 50, और Q1 वो हीट एनर्जी जिसका जिक्र एमसीक्यू में पहले है, यानी 100। ये 50 बाय 100 क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 1/2, 273 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस कम्स आउट टू बी 273 ओवर 2, विच इज क्लोज टू 136 केल्विन, यानी 40। आज के लिए लास्ट एमसीक्यू देखिएगा, एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन हैज एन, क्या, एक आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन के पास क्या होता है। तो आई एम श्योर आप में से काफी सारे बच्चों को ये एमसीक्यू याद आ गया होगा। जी बिल्कुल, ये मैंने आप लोगों के टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज से ही एमसीक्यू लिया हुआ है, और आई एम श्योर आप में से काफी सारों को इसका आंसर पहले भी आता होगा। लेकिन इस एमसीक्यू को करवाने का मकसद एक दफा फिर आपका ध्यान किसकी तरफ करवाना था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ, कि जिसके मुताबिक इवन कार्नोट हीट इंजन की भी एफिशिएंसी क्या नहीं हो सकती, 100% नहीं हो सकती। लिहाजा आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी
मैक्सिमम तो हो सकती है, हाईएस्ट तो हो सकती है, लेकिन कभी क्या नहीं हो सकती, 100% नहीं हो सकती। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, हाईएस्ट एफिशिएंसी। होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।